नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्ट्रेन हार्डनिंग कैसे होती है एफसीसी मटेरियल्स में। तो उसमें हमने कुछ पॉली स्लिप के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तब कितनी स्लिप सिस्टम्स एक्टिव होनी चाहिए जो मुझे एक मैक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटी देगी। जो स्ट्रेन हार्डनिंग था ये माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटी में आता है, बट जब हमें मैक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटी चाहिए वो डिफाइन करने के लिए कितनी स्लिप सिस्टम्स लगेगी, ये इस पार्ट में हम जानेंगे। और इस क्राइटेरिया को कहते हैं वॉन माइसेस क्राइटेरिया फॉर प्लास्टिसिटी। और जब हम स्लिप सिस्टम्स की बात करेंगे तो हमने एफसीसी के बारे में तो देखा ही था, बीसीसी के बारे में भी देखा था कि मेरे पास 110 प्लेन है और 1/11 डायरेक्शन है। और एचसीपी मटेरियल में हमने देखा था कि ये बेसल प्लेन्स है और कुछ डायरेक्शंस है 11/20, ये डायरेक्शन है, मेरी स्लिप डायरेक्शन है। तो जब हम स्लिप सिस्टम्स की बात करेंगे तो हमने कुछ स्लिप सिस्टम्स भी लिखी थी। तो मेरे पास एफसीसी में 12 स्लिप सिस्टम्स हैं। बॉडी सेंटर्ड में मेरे पास जब डिफरेंट स्लिप्स प्लेन्स है और एक ही स्लिप डायरेक्शन है यहाँ पे 111, और कुल मिला के मेरे पास 48 स्लिप सिस्टम्स है। हेक्सागोनल में अगर मैं डिफरेंट प्लेन्स कंसिडर करूँगा और डायरेक्शन कंसिडर करूँगा तो मेरे पास कुछ 3, 3, 6 और ये 6 मिला के 12 स्लिप सिस्टम्स है। तो पर जब मैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करूंगा तो इनमें से कौन सी स्लिप सिस्टम्स आपको मैक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटी देगी। अब इसके लिए जानने के लिए हम देखेंगे कि जहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ एफसीसी में, ये एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ये 12 स्लिप सिस्टम्स है, हमने 4 प्लेन्स देखे थे और ये 3 डायरेक्शन से एक एक प्लेन पे, तो कुल मिला के 12 स्लिप सिस्टम्स है। इन 12 स्लिप सिस्टम्स में से कौन सी स्लिप सिस्टम जो है जो मुझे स्ट्रेन अकोमोडेट करेगी। तो वॉन माइसेस एक क्राइटेरिया देते हैं, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे जो इस कोर्स के लिए काम में आएगा। तो जब डक्टिलिटी की बात करते हैं मटेरियल्स की, तब हम देखते हैं कि डक्टिलिटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे मेरा कोई भी आर्बिट्री शेप चेंज उसको कंटेन करना चाहिए, यानी वो आर्बिट्री शेप चेंज को भी जो स्ट्रेन मेरा डेवलप हो रहा है वो उसको करेक्ट करना चाहिए, यानी उसको सस्टेन करना चाहिए। अगर कोई भी मेरा मटेरियल है उसको इस तरह से समझते हैं, अगर मेरा एक शेप है और वो कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो रहा है तो ये आर्बिट्री शेप चेंज है। ये आर्बिट्ररी शेप चेंज है। तो इस शेप चेंज में आप देख पा रहे होंगे जो स्ट्रेन लगेगा मुझे वो मेरी डक्टिलिटी को डिफाइन करेगा। और जब वॉन माइसेस इस पोस्टुलेट के बारे में हम बात करेंगे तब मुझे 5 इंडिपेंडेंट स्लिप सिस्टम्स चाहिए जो कि इस तरह से मेरा आर्बिट्ररी शेप चेंज जनरेट कर सके। तो जब हम स्लिप सिस्टम्स की बात करते हैं तब हम माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके बात कर रहे हैं। स्लिप सिस्टम्स की बात करेंगे तब, यानी एक स्लिप सिस्टम की मैं बात करूंगा तब। और जब मैं शेप चेंज की बात करूंगा तब ये होगा मैक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वॉन माइसेस बताता है कि मुझे 5 इंडिपेंडेंट स्लिप सिस्टम चाहिए ये आर्बिट्री शेप चेंज डेवलप करने के लिए। तो जब मैं स्ट्रेन की बात करूंगा तो स्ट्रेन के पास मेरे पास 9 कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेन के। और हमने देखा था कि ये जो एप्सिलॉन आई जे है, ये स्ट्रेन टेंसर जो है ये सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक का मतलब यानी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एप्सिलॉन आई जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन जे आई। तो आप देख पा रहे होंगे अगर मेरे पास ये कंपोनेंट्स मुझे पता है ऑफ डायगोनल कंपोनेंट्स, तो मुझे दूसरे ऑफ डायगोनल कंपोनेंट्स पता होंगे। तो मेरे पास 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है सिर्फ स्ट्रेन्स के, यानी एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई, एप्सिलॉन जेड जेड, एप्सिलॉन वाई जेड, एप्सिलॉन एक्स जेड और एप्सिलॉन एक्स वाई। इन 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेन कंपोनेंट्स है, इसको भी हमने पढ़ा था। अभी जब मैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करूंगा तब मुझे पता है कि वॉल्यूम मेरा कंजर्व्ड होता है, तो वॉल्यूम वहाँ पे चेंज नहीं होगा। और वॉल्यूम वहाँ पे जब चेंज नहीं होगा तब मैं एक कंडीशन और अप्लाई कर सकता हूँ, एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई, एप्सिलॉन जेड जेड इक्वल टू 0, यानी तो
तीन नॉर्मल स्ट्रेंस का जो समेशन है वो शून्य होना चाहिए, यानी मेरा कॉन्स्टेंसी ऑफ वॉल्यूम ये मेंटेन रहे। तब अगर ये रिलेशन अगर मुझे पता है तो मान लेते हैं मुझे पास एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन वाई की वैल्यू पता है, तो मैं एप्सिलॉन जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इन तीनों में से सिर्फ दो कंपोनेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, यानी अगर दो पता है तो मैं तीसरा निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास 6 कंपोनेंट्स थे यहाँ पे, और 6 में से इन तीनों में से अभी सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट है, तो मेरे पास कुल मिला के 5 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है। तो हमारे पास 5 इंडिपेंडेंट स्लिप सिस्टम्स होनी चाहिए जो कि ये स्ट्रेंथ्स डेवलप कर सके मेरे आर्बिट्री शेप चेंज के लिए। तो इसीलिए वॉन माइसेस का क्राइटेरिया कहता है कि मेरे पास 5 इंडिपेंडेंट स्लिप सिस्टम्स होने चाहिए। अभी ये जो हमने स्लिप सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है, अभी इंडिपेंडेंट क्या है ये हमें समझना है। तो रीज़न तो आपको पता चल गया कि 5 क्यों चाहिए, क्योंकि हम ये स्ट्रेन कंपोनेंट्स जब कंसिडर करेंगे तो मेरे 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेन कंपोनेंट्स थे सिमेट्रिक नेचर की वजह से, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कंस्टेंट की वजह से मेरे पास 2 ही स्ट्रेन कंपोनेंट्स जो है नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट्स वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इसलिए मेरे पास कुल मिला के 5 स्लिप सिस्टम्स होनी चाहिए जो ये 5 इंडिपेंडेंट स्ट्रेन्स तैयार कर सके। तो जब मैं इंडिपेंडेंस की बात करता हूँ तब वो इस तरह से डिफाइन की जाती है कि जो क्रिस्टल शेप चेंज हो रहा है वो, अगर कोई स्लिप सिस्टम उसको क्रिस्टल शेप चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो दूसरे स्लिप सिस्टम्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। इसको हम अच्छे से समझेंगे, पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेलर ने बताया कि जब 12 स्लिप सिस्टम्स है मेरे एफसीसी और बीसीसी में, तो मुझे 5 इंडिपेंडेंट स्लिप सिस्टम्स मिलना आसान हो जाता है, यानी इन 12 में से। तो इसीलिए बीसीसी और एफसीसी मेटल्स ये अच्छी डक्टिलिटी दिखाते हैं। एचसीपी मटेरियल में आप देखेंगे कि मेरे पास 3 स्लिप सिस्टम्स हैं, बेस अलग और प्रिज्मेटिक अगर मैं मिलाऊंगा तो इन 3 स्लिप सिस्टम्स में सिर्फ 2 ही जो स्लिप सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एचसीपी जो मटेरियल्स है वो उनमें डक्टिलिटी कम रहती है, और अगर ये आर्बिट्री शेप होना है उन मटेरियल्स में जैसे जिनमें हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, तब वहाँ जाके हमें ट्विनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ट्विनिंग के भी बारे में हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में, पर आगे में पढ़ेंगे। तो यहाँ के लिए हम देख सकते हैं कि एफसीसी और बीसीसी मटेरियल्स डक्टिलिटी क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 इंडिपेंडेंट स्लिप सिस्टम मिलना आसान है एज कम्पेयर टू एचसीपी मटेरियल्स। अभी हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट स्लिप सिस्टम्स होते क्या है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि जो आर्बिट्री शेप चेंज हम बात कर रहे हैं उनमें से जो 5 सिस्टम्स है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए इस तरह से कि शेयर किसी प्लेन में जो हो रहा है वो कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स ऑन अदर 4। यानी मेरे पास 5 इंडिपेंडेंट स्लिप सिस्टम्स मैंने मान ली, 1 2 3 4 और 5। तो अगर मेरे पास एक स्लिप सिस्टम ऑपरेटिव है, मान लेते हैं 1 स्लिप सिस्टम मेरी ऑपरेटिव है, तो यहाँ पे जो शेयर डेवलप होगा, ये जो शेयर है वो इन चारों के कॉम्बिनेशन से नहीं होना चाहिए। तो तब जाके यहाँ पे जो शेयर डेवलप होगा इन चारों से किसी भी कॉम्बिनेशन से हमें इस 1 का शेयर डेवलप नहीं होना चाहिए, तब जाके मैं कहूँगा कि ये जो स्लिप सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। इसको इस तरह से समझते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। तो मान लेते हैं मेरे स्लिप प्लेन है और ये 3 स्लिप डायरेक्शन है, तो इसको भी लिख सकते हैं। एक स्लिप प्लेन है और स्लिप डायरेक्शन है 3 है, इसको मैं P लिख लेता हूँ। तो मेरे पास स्लिप प्लेन 1 है। तो आप देख पा रहे होंगे अगर मैं इस डायरेक्शन में शेयर जो डेवलप होगा इस स्लिप सिस्टम द्वारा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ लिख सकता हूँ कि क्योंकि ये जो वेक्टर है स्लिप डायरेक्शन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्लिप सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैं इसको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिख सकता हूँ। उसी तरह आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 स्लिप प्लेन्स हैं, मेरे पास 3 स्लिप प्लेन्स हैं और एक स्लिप डायरेक्शन है। अगर मेरा स्लिप सिस्टम मान लेते ये प्लेन एक्ट हो रहा है, तो ये जो यहाँ पे जो शेयर डिफॉर्मेशन होगी मैं इन दोनों प्लेन्स के द्वारा लिख सकता हूँ। तो ये होगी मेरी, ये भी मेरी इंडिपेंडेंट स्लिप सिस्टम नहीं होगी। फिर सिमिलरली यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 स्लिप सिस्टम है, 3 स्लिप प्लेन्स हैं, ओके,
और यहाँ पे जो डायरेक्शंस है मेरे पास वो 5 डायरेक्शंस हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्लीप हो रहा है इस प्लेन पे, वो मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो स्लीप हो रहा है और यहाँ पे भी जो स्लीप हो रहा है, यानी शेयर जो हो रहा है, ये इस प्लेन पे जो शेयर हो रहा है वो इन दोनों के शेयर के कॉम्बिनेशन की तरह मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे मेरे पास प्लेन्स 3 है और यहाँ पे डायरेक्शंस 5 है। यहाँ पे जो डायरेक्शन थी वो इनके इंटरसेक्शन पे पैरेलल थी और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर इनके इंटरसेक्शन पे। इस केस में भी यहाँ पे जो शेयर हो रहा है वो मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस लिखे थे स्लिप सिस्टम्स के जो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वॉन माइसेस का क्राइटेरिया हमें ये कहता है कि अगर मेरे पास आर्बिट्री शेप चेंज मुझे चाहिए, आर्बिट्री शेप चेंज के लिए मुझे 5 इंडिपेंडेंट स्लिप सिस्टम्स चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, ये आपको याद रखना है और इस क्राइटेरिया के वजह से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि मेरे एफसीसी और बीसीसी मटेरियल्स क्यों डक्टाइल है और एचसीपी मटेरियल्स डक्टाइल क्यों नहीं है। तो इस पार्ट में हम यहीं पे ले रुकते हैं। अभी तक हमने सारे स्ट्रेन हार्डनिंग और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में उसका क्या कंट्रीब्यूशन ये देखा था। हमने स्लिप सिस्टम्स के भी बारे में पढ़ा है और हमने अभी जो माइक्रोस्कोपिक स्लिप सिस्टम्स है उसको मैक्रोस्कोपिकली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये भी देखा है। नेक्स्ट पार्ट से हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग मटेरियल्स में क्या होती है। अभी के लिए रुकता हूँ, धन्यवाद।